हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील। वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर BAMS। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्तव यानी कि रज। आर्तव हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको कुछ पॉइंट्स में जैसे शुक्र को पढ़ाता है ऐसे आर्तव को पढ़ेंगे। आर्तव में जो पहला पॉइंट है वो है पर्याय। आर्तव के पर्याय क्या होते हैं? तो आर्तव को हम रज भी कहते हैं, आर्तव शोणित भी कहते हैं और रसजम भी कहते हैं। फ्रेंड, इसे रसजम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे होती है? रस धातु से होती है। तो हम आगे इसकी उत्पत्ति ही देखने वाले हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? स्त्री के शरीर में रस धातु से ही रज नामक उपधातु उत्पन्न होती है, जो कि रक्तवर्ण की होती है। यानी कि स्त्री के शरीर में ही रस धातु से यह धातु नहीं होती, यह उपधातु उत्पन्न होती है। यानी कि रस धातु से यह आर्तव उपधातु उत्पन्न होती है। यह रक्त वर्ण की होती है, यानी ब्लड जैसी होती है, लेकिन ब्लड से अलग होती है, यानी कि रक्त की तरह नहीं होती है। रस धातु से उत्पन्न होने से ही इसको हम रसज कहते हैं। उसके बाद अगला है इसका ऋतो भवम तदा आर्तवम। मतलब स्त्री शरीर में प्रत्येक माह में जब ऋतुकाल होता है तब यह उत्पन्न होता है, अतः इसे आर्तव कहते हैं। यह आर्तव कहलाता है। यानी कि स्त्री के शरीर में हर महीने में आता है ऋतुकाल में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ऋतुकाल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं आर्तव का स्वरूप। आर्तवम आग्रेयम। मतलब आग्रेयम मतलब हो गया कि अग्नि महाभूत प्रधान। आर्तव कैसा होता है? आग्रेय होता है, यानी कि अग्नि महाभूत प्रधान होता है। आर्तव जो होता है वो दो शब्दों से प्रयुक्त होता है, जिनमें सबसे पहला है आर्तव शोणित, जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं, और दूसरा है शोणित, जिसे हम ओवम कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आर्तव शोणित है यह वह रक्त है जो स्त्री के योनि मार्ग में प्रति मास स्त्रवित होता है। यानी कि स्त्री की योनि से हर महीने ये निकलता है। यह रक्त उस समय निकलता है जब स्त्री यौन आरंभ की अवस्था में पहुंच जाती है। जब स्त्री अपने यौवन अवस्था को शुरू करने वाली होती है तभी इसका निकलना शुरू होता है। और जब फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, यानी कि जब पहली बार यह रजो दर्शन आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब जब पहली बार ये ब्लीडिंग होती है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। यह लगभग 50 साल वर्ष की आयु तक रहती है। और ये शुरू कब से होती है? 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होती है और 50 वर्ष की आयु तक यह स्त्री के शरीर में रहती है, हर महीने आती है। लेकिन 50 साल के बाद ये नहीं आती है, और जब यह रुक जाती है 50 साल के बाद तो इसे हम कहते हैं रजो निर्वृत्ति। ठीक है, यह रजो निर्वृत्ति की अवस्था कहलाती है। ऋतुकाल क्या होता है? ऋतुकाल वह काल है जिसके अंदर गर्भ धारण करने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है कि आर्तव बंद होने के उपरांत, यानी कि मान लो 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है, ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो जब वो ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक होती है, अगर वो ब्लीडिंग 3 दिन में बंद हो जाती है तो यानी कि 4 तारीख से लेकर अगले 12 दिन, मतलब 12 दिन उसमें जोड़ दीजिए, तो 12 और 4 16, यानी कि 16 तारीख तक गर्भ धारण करने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी को हम ऋतुकाल कहते हैं। यानी आर्तव बंद होने के उपरांत 12 दिन का समय ऋतुकाल माना जाता है। ठीक है, फिर रजो निवृत्ति काल क्या होता है? 12 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु को हम रजो निवृत्ति काल कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में हमें रजो दर्शन आते हैं और 50 वर्ष के बाद रजो दर्शन नहीं आते, तो उसे हम क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले शुद्ध आर्तव के लक्षण। शुद्ध आर्तव किसे कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था शुद्ध शुक्र किसे कहते हैं, ऐसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे शुद्ध आर्तव किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शुद्ध आर्तव के लक्षण में ससासृक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तदा आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत। मतलब खरगोश के रक्त के समान या लाक्षा रस जैसा दिखने वाला तथा जिसको धोने पर कपड़े पे धब्बा नहीं रहता, वही आर्तव अच्छा, शुद्ध, प्राकृत और प्रशंसनीय माना जाता है। मतलब क्या है कि सबसे पहला जो शुद्ध शुक्र है उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो खरगोश के रक्त के समान होना चाहिए। दूसरा, उसका रस कैसा होना चाहिए? तो लाक्षा रस जैसा दिखने वाला होना चाहिए। तीसरा, अगर उसका कपड़े पे धब्बा पड़ जाए तो उसको कपड़े को धोने के बाद उसका धब्बा नहीं रहना चाहिए। ऐसा आर्तव जो होता है वही अच्छा, शुद्ध, प्राकृत और प्रशंसनीय माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक था शुक्र।
और हमने आर्तव दोनों को पढ़ लिया है, और हमने ये भी पढ़ लिया है गर्भ किसे कहते हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गर्भाधान। गर्भाधान को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं आर्तव। ओके फ्रेंड्स, बाय।